उस समय अकाल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन पिता शिकार करने पहाड़ पर गए, लेकिन वहाँ उन्हें एक भयानक भालू ने मार डाला। लेकिन लालची और क्रूर दादी को जरा भी दुख नहीं हुआ। मांस खाने के लालच में उसने बड़े भाई को भी जबरदस्ती पहाड़ पर शिकार करने भेज दिया। आखिरकार बड़ा भाई भी बर्फ से जमे गहरे पहाड़ों में मर गया। इस वजह से माँ को छोटी बहन को गोद में लेकर किसी तरह जिंदा रहना पड़ा। लेकिन मैं, जो पहले एक फौजी कमांडो था, अब दोबारा जन्म लेकर वापस आ चुका था। मैंने फैसला किया कि अब मैं पहाड़ों में जाकर शिकार करूंगा, पैसे कमाऊंगा और अपने परिवार को पालूंगा। अब से हमारी जिंदगी बदलने वाली थी, हर दिन मांस और मछली से भरी जिंदगी। तभी अचानक मुझे दो भेड़िए दिखाई दी। अरे, ये बिना बालों वाला बंदर खुद ही आ गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे रणनीति से हमला कर रहे थे। नर भेड़िया अचानक झपट कर रवि के गले को काटने दौड़ा। उसी समय मादा भेड़िया पीछे से उसके कूल्हे पर झपट पड़ी। यह बिल्कुल किसी सटीक हत्या की रणनीति जैसा हमला था। लेकिन रवि ने तुरंत पलटवार किया, एक तेज वार किया जो सीधे नर भेड़िए के पेट में जा लगा। मादा भेड़िया घबरा गई। उसने नर भेड़िए को एक आखिरी नजर से देखा और पूंछ दबाकर भाग गई। अगर आज पहाड़ पर आते समय वह उस पुराने पहाड़ी मंदिर में छिपाई गई बंदूकें देखने नहीं गया होता, तो शायद आज उसकी आत्मा सच में भेड़ियों के पेट में चली जाती। उसने एक वार में नर भेड़िए का गला काट दिया, फिर चाकू से उसकी पूरी खाल सावधानी से उतार ली। उसके बाद पत्थर और मांस को बांधकर एक गठरी बनाई और डिब्बे में डाल दिया। सब कुछ संभालने के बाद उसने सूखी टहनियां इकट्ठी की और ऐसा दिखाने लगा जैसे लकड़ी काट रहा हो, ताकि किसी को शक न हो। फिर भेड़िए का मांस उठाकर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। घर पर क्या फिर से सिर्फ 2 कटोरे पतली खिचड़ी? मैं अकेली 2 लोगों का काम करती हूँ, खेत में भी काम करती हूँ और खाना भी मैं ही बनाती हूँ, और बदले में खाना भी 4 लोगों जितना चाहिए। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? माँ बोली। इस हफ्ते तुम और दादी खा लो। नहीं माँ, आप और दूसरे भाई खाइए, मुझे भूख नहीं है। दूसरा भाई तो शिकार पर गया है। तभी बड़ा भाई अचानक उसके मुंह पर हाथ रख देता है। दादी बोली, अरे मोहन, अभी तो तुम कह रहे थे कि रवि अपने दोस्त के घर गया है। क्या दोस्त के घर? वह तो आज सुबह ही शिकार पर गया था। दादी गुस्से से बोली, मैं तो यहीं इसलिए बैठी हूँ कि देखूं वो क्या शिकार करके लाता है। मोहन घबरा गया। आपने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी से गांव के मुखिया के घर चलते हैं और उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। दादी हंसते हुए बोली, अब ढूंढने से क्या होगा? इस समय तक तो वह भालू का खाना बन चुका होगा। तभी रवि गुस्से में बोला, तुम ही भालू का खाना बनो। दादी चिल्लाई, नालायक, तू अपनी दादी से ऐसे बात करता है? ना पढ़ाई आती है, ना शिकार करना आता है। तू इस दुनिया में बस अनाज बर्बाद कर रहा है। तुझे अपने चचेरे भाई विक्रम से कुछ सीखना चाहिए। वह समझदार भी है और आज्ञाकारी भी। वही असली पोता है हमारे घर का। रवि ठंडे स्वर में बोला, दादी अब नाटक मत करो। आप तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊं। एक ही बात कहूंगा, जल्दी से घर बांट दो। हम पर झोंक की तरह चिपक कर हमारा खून मत चूसो। माँ घबरा गई। बेटा क्या बोल रहे हो? जल्दी से अपनी दादी से माफी मांगो। दादी गुस्से से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। आज ही मैं तुम लोगों को घर से अलग कर दूंगी। भूखे मरोगे तुम सब। फिर बोली, जाओ 20 किलो मक्के का आटा ले आओ। तुम्हारा प्यारा भतीजा घर अलग करना चाहता है। किसी ने धीरे से कहा। लेकिन माँ, पोते से ऐसी क्या दुश्मनी? और 20 किलो आटा तो बहुत कम है। दादी चिल्लाई, जाओ जो कहा है वही करो। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? आखिरकार मोहन ने अनाज के लकड़ी के ड्रम से मक्के का आटा निकाला। उसने ठीक 20 किलो तौला, लेकिन चुपके से 2 चम्मच और डाल दिए। तभी बहू से कहा गया, कुछ कटोरे लेकर आओ, अच्छे से चुन कर लाना। थोड़ी देर बाद वह रसोई से एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा लेकर आ गई। दादी बोली, बस अब घर बढ़ गया, ये सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। आज से इस घर का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। और सच में 20 किलो मक्के का आटा कितने दिन चलने वाला था? शायद 1 हफ्ता भी नहीं। तभी चचेरा भाई सुरेश बोला, दूसरे भैया, हम सब एक ही परिवार हैं, इतनी कड़वाहट क्यों? दादी को भी आप लोगों से अलग होने का बहुत दुख है, इसलिए उन्होंने मुझसे ये बंटवारे का कागज लिखवाया है। लेकिन जब कागज देखा गया तो सब हैरान रह गए। यह कोई साधारण बंटवारे का कागज नहीं था, यह तो साफ साफ रिश्ता खत्म करने का प्रमाण पत्र था। उस पर लिखा था, मैं सीमा, रमेश, रवि और गुड़िया आज दिनांक 8 अक्टूबर 1968 को स्वेच्छा से परिवार से अलग हो रहे हैं। इस कागज पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे जीने मरने, शादी ब्याह या किसी भी बात का लू यानी इस परिवार के बाकी लोगों से कोई संबंध नहीं होगा। रवि ने बिना झिझक उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर मक्के का आटा उठाया और छोटी गुड़िया को गोद में उठा लिया। चल गुड़िया, दूसरा भैया तुझे आज मांस खिलाएगा। उधर घर में सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दादी बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने सच में कोई शिकार कर लिया हो, इसलिए ही वह घर अलग करने को मान गया? किसी ने कहा, अरे नहीं, वो लड़का तो न कंधे पर बोझ उठा सकता है, न हाथ से काम कर सकता है, वह क्या शिकार करेगा? दूसरा बोला, मुझे तो लगता है उसने जरूर कुछ मारा है। सोचो, हमने उसे सिर्फ 20 किलो मक्के का आटा दिया, फिर भी उसने बिना सोचे मान लिया। इतने आटे से कितने दिन चलेंगे? दादी गुस्से में बोली, अगर सच में उसने शिकार किया है और मुझे नहीं खिलाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी किसी ने धीरे से कहा, अब तो घर अलग हो गया है, अगर उनके पास मांस है तो देना उनकी मर्जी है, न दें तो भी उनका हक है। दादी तुरंत भड़क उठी, अरे रमेश, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, हर वक्त दूसरों का ही साथ देते रहते हो। फिर बहू से बोली, चलो चलकर देखते हैं उनके घर में क्या चल रहा है। तभी पोता विक्रम बोला, दादी इतनी छोटी बात के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं ही जाकर देख आता हूँ। दादी खुश होकर बोली, देखा, इसे कहते हैं असली संस्कारी पोता, तुम लोग इससे कुछ सीखो। इधर दूसरी तरफ छोटी गुड़िया पूछ रही थी, भैया दूसरा भैया क्या कर रहा है? उसने तो कहा था हमें मांस खिलाएगा। बड़ा भाई बोला, अरे नहीं, वो तो दादी को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा था, हम लोग मक्के का आटा ही खाएंगे। गुड़िया रोने लगी। दूसरा भैया बुरा है, उसने झूठ बोला, मुझे मांस खाना है। तभी रवि बोला,
बोला, किसने कहा मांस नहीं है? और उसने एक बड़ा टुकड़ा मांस निकाल कर दिखाया। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। वाह, दूसरा भैया सबसे अच्छे हैं। रवि हंसते हुए बोला, अभी तो कोई कह रहा था दूसरा भैया बुरे हैं। गुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो तो मजाक था। गुड़िया को दूसरा भैया सबसे ज्यादा पसंद है। रवि बोला, चल दूसरा भैया तुझे अभी मांस पकाकर खिलाता है। बड़ा भाई हैरान होकर बोला, अरे मुझे चुटकी काटो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। दूसरा बोला, नहीं ये सच में मांस है। उसी समय चुपके से विक्रम घर की दीवार के पास आकर खड़ा हो गया। अंदर से गुड़िया की खुशियों की आवाज आ रही थी। इतनी खुश क्यों है? क्या सच में मांस है? अचानक उसे मांस की खुशबू आई। वह चौंक गया। सच में मांस! ये लोग सच में छिपकर मांस खा रहे हैं। वह तुरंत दौड़कर घर की तरफ भागा। उधर घर के अंदर माँ सीमा सब्जी काट रही थी। रवि चूल्हे में आग जला रहा था और बड़ा भाई मोहन गुड़िया को गोद में लेकर बैठा था। गुड़िया बार बार पूछ रही थी, भैया मांस कब बनेगा? रवि हंसते हुए बोला, बस थोड़ी देर और। फिर गुस्से से बोला, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार किया और वो लालची दादी इसे भी हड़पना चाहती है। इतने में दादी गुस्से में घर के अंदर घुस आई। अरे बदमाश, छिपकर मांस खा रहे हो और अपनी दादी को नहीं खिलाते? रवि ठंडे स्वर में बोला, अरे बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी हूँ क्या? दादी चिल्लाई। अरे वाह, अपनी ही दादी को नहीं पहचानता? तू तो गाँव के पागल से भी गया गुजरा निकला। रवि हंसकर बोला, अरे काली दादी तुम हो कौन? दादी आग बबूला हो गई। तूने मुझे काली दादी कहा, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वह झपट कर रवि की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक फिसलकर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अरे ओ, मर गई मैं, जल्दी आओ, इसने मुझे मार दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आखिर गांव में सैकड़ों घर थे और खाना खाने के बाद लोग अक्सर टहलने निकलते थे। कोई बोला, अरे देखो इनके घर में मांस बन रहा है। दादी रोने का नाटक करते हुए चिल्लाने लगी, देखो सब लोग, इसने अपनी ही दादी को मारा। रवि बोला, किसने मारा? तुम खुद ही गिर गई हो। दादी चिल्लाई, तू बहुत निर्दयी निकला। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया पिलाया, और आज तू मुझे ही मार रहा है। तुझे इसका पाप जरूर लगेगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, रवि आखिर वो तुम्हारी सगी दादी है, रिश्ते नाते के हिसाब से देखो तो कम से कम उसे थोड़ा सा मांस दे दो। दूसरा भी बोला, तुम लोग आखिर एक ही परिवार हो, अगर मांस है तो सब मिलकर खा लो, इतनी कटुता ठीक नहीं होती। कोई और बोला, बुजुर्गों की सेवा करना तो हर इंसान का फर्ज होता है, ये तो दुनिया का नियम है। दादी घमंड से बोली, मैं लगभग 70 साल की हो चुकी हूँ, मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, तुम मुझसे लड़ने की सोच भी कैसे सकते हो? सावधान रहना, लोगों की थूक की बूंदें ही तुम्हें डुबो देंगी। तभी गांव का मुखिया रामपाल वहां आ पहुंचा। उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? दादी तुरंत रोने का नाटक करते हुए बोली, मुखिया जी आप ही मुझे न्याय दिलाइए। मेरे पति के मरने के बाद मेरा बेटा भी किसी काम का नहीं रहा। मैंने बड़ी उम्मीद से अपने पोते को पाला, लेकिन पता चला कि मैंने तो एक नालायक सांप पाल लिया। मुखिया बोला, ठीक है, पहले सही सही बात बताओ, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो मैं जरूर न्याय दूंगा। दादी बोली, मुखिया जी आज इस लड़के ने शिकार किया है, लेकिन उसने अपनी दादी को एक टुकड़ा भी नहीं दिया। जब मैं उसके घर गई तो उसने मुझे मार भी दिया। बताइए क्या ये इंसान कहलाने लायक है? मुखिया ने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि वो तुम्हें थोड़ा सा मांस दे दे, बस यही चाहती हो? दादी बोली, हाँ, और उसने मुझे मारा भी है, इसलिए उसे माफी भी मांगनी होगी, और वो जो मांस पक रहा है सब मुझे दे देना चाहिए। भीड़ में कुछ लोग हैरान रह गए, अरे ये तो पूरा बर्तन ही ले जाना चाहती है। मुखिया सोच में पड़ गया। रवि तो हमेशा सीधा और शांत लड़का था, आज उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने रवि से पूछा, रवि तुमने ऐसा क्यों किया? रवि शांत स्वर में बोला, क्योंकि हम लोग अब इस परिवार से अलग हो चुके हैं। मुखिया बोला, तो क्या घर अलग होने के बाद तुम अपनी दादी की इज्जत नहीं करोगे? क्या अलग होने के बाद तुम इस परिवार के पोते नहीं रहे? ऐसा करने पर तुम्हें भगवान भी सजा देंगे। रवि बोला, ये तो सिर्फ घर का बंटवारा है, कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन सच ये है कि भीड़ में से एक आदमी बोला, अरे रवि ये बात ठीक नहीं है, घर अलग हो सकता है लेकिन रिश्ते तो नहीं टूटते। रवि बोला, लेकिन उस कागज में साफ लिखा है, आज से हमारे जीने मरने, शादी ब्याह और किसी भी काम का इस परिवार से कोई संबंध नहीं होगा। मुखिया चौंक गया, क्या बंटवारे के कागज में ऐसा लिखा है? क्या सच में ऐसा लिखा है? रवि बोला, हाँ बिल्कुल। दादी गुस्से में चिल्लाई, अरे बदमाश, क्या तुम्हें पता नहीं कि घर की बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए? वो कागज मुझे दे दो। तभी माँ सीमा बोली, दादी आप झगड़ा क्यों कर रही हैं? और वो कागज आखिर लिखा किसने था? दादी बोली, मैंने लिखा था। क्या अब तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? तभी मुखिया ने विक्रम से पूछा, विक्रम सच बताओ, क्या ये कागज तुमने लिखा था? विक्रम भीड़ से निकलकर भागने ही वाला था, लेकिन मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम अभी भागे तो तुम्हारी कॉलेज में सिफारिश की बात भूल जाओ। विक्रम डर गया। वह तुरंत बोला, मुखिया जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी दादी का फैसला था, मैंने तो बस उनके कहने पर कागज लिख दिया। विक्रम की बात सुनकर दादी बोली, हाँ ये सब मेरा ही फैसला था, अगर कोई गलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मुखिया ने गहरी सांस ली और बोला, अब बात साफ हो गई है, दादी ने खुद घर अलग किया और रिश्ता खत्म करने का कागज भी लिखा, इसलिए रवि की गलती नहीं है। दादी जमीन पर बैठकर रोने लगी, हाय भगवान, तुम सब मिलकर एक बेचारी बूढ़ी औरत को तंग कर रहे हो, मैं अब सीधे सरकारी दफ्तर जाकर शिकायत करूंगी।